हेलो स्टूडेंट्स। आरबीआई एक बार फिर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम इन्फ्लेशन को टारगेट करना है विद इन द ब्रैकेट ऑफ 2 to 6%। अगर इन्फ्लेशन या महंगाई इससे ज्यादा बढ़ती है, मतलब 6% से ज्यादा बढ़ती है, तो उसका भी हमारे देश की जनसंख्या पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और अगर 2 से 6% से नीचे इन्फ्लेशन जाता है तो उसका भी हमारे देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन्फ्लेशन को इस ब्रैकेट के बीच में रखने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है और इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह फेडरल रिजर्व ने भी अपने रेट्स को कट किया है, तो अकॉर्डिंगली आरबीआई को भी अपने रेट्स को किसी ना किसी तरीके से मैन्यूवर करना होगा। अब यह देखने वाली चीज है कि आरबीआई अपने रेट्स को उतना ही रखता है जितने हमारे यहां रेपो रेट है, विच इज 6.5% करेंटली, या फिर उससे कम करता है। राइट? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यह है बिकॉज द रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज शेड्यूल्ड ऑन October 7 to 9। ठीक है, तो इसके रिव्यू होने से पहले एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना डिसीजन देगी और इन्फ्लेशन को टारगेट करने की कोशिश करेगी विद इन द ब्रैकेट ऑफ 2 to 6%। वैसे इन्फ्लेशन अभी इंडिया का टारगेट के अंदर ही है। राइट? तो इसके लिए कुछ नए मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया है। उन मेंबर्स में देर आर वेरी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स। डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स राम सिंह जी, विच इज अ वेरी एमिनेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ दिल्ली और इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में वहां के डायरेक्टर जो है राम सिंह जी, उनको अपॉइंट किया गया है। देन सौगात भट्टाचार्य, हु हैज बीन एन इकोनॉमिस्ट, जो कि एक्सिस बैंक के पॉलिसी डिसीजंस के लिए काम कर रहे थे पहले। साथ ही साथ नागेश कुमार जी हैं, अगेन इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नागेश कुमार जी इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं। इन सारे के सारे मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है। राइट? 4 साल से ज्यादा के लिए इनको अपॉइंट नहीं किया जाता है और इनके रीअपॉइंटमेंट का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। दीज मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट। राइट? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है? द आइडिया टू सेट अप एमपीसी वॉज मूटेड बाय आरबीआई अपॉइंटेड उर्जित पटेल कमेटी। आरबीआई ने 2013 में एक मेजर डिसीजन लिया। देन द गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज रघुराम राजन, और रघुराम राजन जी का ये मोटिव था कि हम आरबीआई के कामों को डिसेंट्रलाइज करें, मतलब थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करें। आरबीआई का गवर्नर अकेले सारे के सारे डिसीजंस ना ले, इसलिए उन्होंने एक कमेटी स्टैब्लिश करी। अपने जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उनको बोला कि भाई जाओ जरा सर्च करो, जरा इन्वेस्टिगेशन करो कि किस तरीके से इंडिया में इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सकता है। राइट? तो इसी के लिए उर्जित पटेल कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। उर्जित पटेल कमेटी ने यह सजेस्ट किया कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। वो कमेटी ही रेपो रेट पर अपना डिसीजन देगी। कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने बताया कि कमेटी में कितने लोग होंगे, गवर्नर के पास वीटो पावर होगा, ये सारी की सारी चीजें उर्जित पटेल कमेटी ने हमें बता दी थी। इस कमेटी को स्टैब्लिश करने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 में एक अमेंडमेंट किया गया अंडर सेक्शन 45ZB। राइट? इसके कुछ फीचर्स कुछ इस तरह हैं। द कमेटी इज टू मीट एटलीस्ट 4 times a year। साल में 4 बार कमेटी को मिलना जरूरी है। कमेटी 2 महीने में एक बार मिलेगी। राइट? द मेंबर्स ऑफ एमपीसी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जिन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है उनको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। उनका जो टेन्योर है वो 4 साल का होगा एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीअपॉइंटमेंट। राइट? कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द एमपीसी इज 4 मेंबर्स। 6 में से 4 लोग अगर अवेलेबल हैं तो कोरम पूरा हो गया, एमपीसी की मीटिंग को शेड्यूल कर दिया जाएगा। राइट? द आरबीआई गवर्नर विल हैव अ कास्टिंग वोट। अगर टाई होता है, मान लीजिए 6 मेंबर्स हैं, 3 आरबीआई की तरफ हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं, 3 तो एक ही सुर में बोलेंगे क्योंकि उनको अपने बॉस को भी सेटिस्फाई करना है। अगर 3 ये नो बोल रहे हैं और दूसरे वाले 3 जो है वो यस बोल रहे हैं, तो देयर विल बी अ टाई। इस टाई के स्टेज में टाई ब्रेकर विल बी द वोट ऑफ आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर जो बोलेगा वही होगा। राइट? टोटल मेंबर्स 6 हैं। आरबीआई के गवर्नर होंगे, डेप्यूटी गवर्नर होंगे और एक और ऑफिसर होंगे, सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे, हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड आरबीआई। ठीक है? उसके अलावा 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हमने ये तो देख लिया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहती है। इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए वो किन टूल्स का यूज करेगी?
तो देयर आर सम क्वांटिटेटिव टूल्स जो कि क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि मनी कितना इजीली, मनी कितना चीप अवेलेबल होगा, चीपली अवेलेबल होगा या कॉस्टली होगा, राइट। तो उसके लिए देयर आर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या रिजर्व रेशियो भी हम इसको बोलते हैं। पहला रिजर्व रेशियो है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का प्रोविजन आरबीआई एक्ट 1934 में ही है। कैश रिजर्व रेशियो एक मिनिमम बैलेंस है जो बैंक को कैश के फॉर्म में ही, और किसी भी फॉर्म में नहीं, कैश के फॉर्म में ही आरबीआई को देना होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एनडीटीएल। फोर्टनाइटली बेसिस पर हर 15 दिन में इसका रिवीजन होता है। मतलब आपने आरबीआई को सीआरआर दे दिया, अब 15 दिन बाद अगर आपके पास एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, कुल मिलाकर के मोटी भाषा में समझ लो कि सेविंग्स अगर बढ़ गई तो उतना ही जितना बढ़ा हुआ अमाउंट है उसका सीआरआर आपको अलग से आरबीआई में भेजना पड़ेगा। अगर घट गई तो आरबीआई से आप वो अमाउंट वापस ले सकते हो, फिर बढ़ गई तो फिर आरबीआई के पास आपको भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से सीआरआर एनडीटीएल के बेसिस पर फोर्टनाइटली आपको आरबीआई को देना होगा, सेटल करना होगा। इज दैट क्लियर? ये कैश के फॉर्म में आप आरबीआई के साथ ही रखोगे। क्लियर है? अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए जैसे अभी हमारा जो सीआरआर है दैट इज 4.5%, अगर इसको बढ़ा करके 8% कर दिया जाए तो बैंक के पास जितना भी पैसा आया, जितनी भी लायबिलिटी आई, उसमें मान लीजिए 10% कर जाएगा तो 10% आरबीआई को देना पड़ेगा। तो बैंक केवल 90% में बिजनेस कर पाएगा। अभी कितना है? 4.5%, तो बैंक 95.5% पर बिजनेस करता है। करेक्ट? समझ में आया? इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो रेशियो है ये बैंक को कैश के फॉर्म में रखना जरूरी नहीं है। बैंक इसको कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है, और इसको आरबीआई के पास नहीं रखना है, इसको अपने पास रख करके मेंटेन करना है। समझ में आया? इसको अपने पास रख करके मेंटेन करना होता है। एसएलआर के बढ़ने से भी जो मोबिलिटी होती है पैसे की, मनी का जो फ्लो होता है वो एसएलआर के बढ़ने से भी रुकता है। इससे भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, मनी सप्लाई को रोका जा सकता है। देन देयर इज अ फैसिलिटी बाय आरबीआई, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में दो टूल्स आते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में देयर इज वन टूल विच इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है भाई? अब रेपो रेट इज सच रेट जिसमें आरबीआई बैंक्स को कुछ पैसा उधार देता है कि भाई हम अभी आपको ये पैसा उधार दे रहे हैं और आप क्या करो, आप हमें अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो उतने की, ठीक है, और बाद में हमसे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेना विद इंटरेस्ट रेट, जो भी रेपो रेट होगा। जैसे अभी रेपो रेट जो हमारा है वो 6.5% है। अब 6.5% के हिसाब से अगर आरबीआई ने बैंक को 100 रुपए दिए तो जब बैंक वापस करेगा तो वो 106 रुपए 50 पैसे वापस करेगा। करेक्ट? तो दिस इज द रेपो रेट, दिस इज द बेंचमार्क रेट इन आवर इकोनॉमी। मतलब इससे सस्ता पैसा आपको नहीं मिल सकता, इससे चीपली मनी इज नॉट अवेलेबल इन आवर इकोनॉमी। करेक्ट? तो रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई बैंक्स को, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को मनी अवेलेबल कराता है ऑन देयर रिक्वायरमेंट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? मान लीजिए हमारे बैंक्स के पास बहुत पैसा है, राइट? बैंक्स के पास बहुत ज्यादा सेविंग्स आ गई, बैंक्स के पास बहुत ज्यादा कैश आ गया, बट लेंडिंग हो नहीं पा रही है, मार्केट में डिमांड नहीं है पैसे की, तो बैंक्स ऐसे में वो कैश रख करके या वो मनी रख करके क्या करेंगे? ठीक है, तो दे कैन लॉन्च देयर मनी विद आरबीआई एंड दे कैन गेट द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जैसे हम नहीं बैंक में सेव करके आते हैं कि भाई हमारे पास एक्सेस में पैसा है तो हमने बैंक में सेव कर दिया, उससे हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इसी तरीके से बैंक्स भी आरबीआई के पास सेविंग्स कर सकते हैं और वो भी इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज रिवर्स रेपो रेट। देन कम्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक्स की हालत खराब है, बैंक्स के पास पैसा बचा नहीं है, इंटर बैंक लिक्विडिटी भी क्रैश कर गई है, मतलब ड्राई हो गए हैं बैंक्स। दो बैंक्स में आपस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बंद होने लगे हैं क्योंकि इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राई हो गई है। ऐसे में इमरजेंसी में आरबीआई बैंक्स के ऊपर पेनाल्टी लगाता है कि भाई तुमने क्यों लिक्विडिटी को अपने ड्राई कर लिया, इतने लोन्स क्यों दे दिए तुमने कि तुम अब सेविंग्स में जो लोग लायबिलिटी है उसी को नहीं सर्व कर पा रहे, लोगों को पैसा ही नहीं वापस कर पा रहे हो। ठीक है, तो एमएसएफ होता है उसके लिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मतलब बैंक्स आर स्टैंडिंग ऑन द मार्जिन टू लूज देयर ट्रस्ट इन द मार्केट। तो इसके लिए आरबीआई फिर बैंक्स को जो मनी है वो अवेलेबल कराता है ओवरनाइट बेसिस पर। इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी फॉर
शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एंड देयर इज अ लिमिट कि ये केवल 1% ऑफ एनडीटीएल तक ही ले सकते हो आप। और ये जो लोन फैसिलिटी होगी वो क्या होगी? सिक्योर्ड होगी, मतलब बैंक्स को कोलैटरल देने पड़ेंगे आरबीआई को। इज दैट क्लियर? इंटरेस्ट रेट जो होता है वो नॉर्मल रेपो रेट 6.5% से 25 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.25% एक्स्ट्रा होगा, तो इट विल बी 6.75%। एमपीसी का रोल क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि ये बेंचमार्क रेट को फिक्स करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा ना आने देना, ना ही मंदी आने देना, रिसेशन आने देना। इन्फ्लेशन भी नहीं आने देना है हमें बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा रिसेशन भी नहीं आने देना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, राइट? इन्फ्लेशन को टारगेट करना विद इन द ब्रैकेट ऑफ 2 to 6%, राइट? हम इन्फ्लेशन को पूरी तरीके से भागने नहीं दे सकते हैं, करेक्ट? 2023 में क्या डिसीजन लिया गया था? 2023 में रेपो रेट को सेम रखा गया था, जो उससे पहले रेपो रेट था उसको मेंटेन किया गया था कि भाई हम रेपो रेट को कम नहीं कर सकते, अगर हमने कम किया तो देयर विल बी शार्प राइज इन प्राइसेस, ठीक है? तो बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसलिए हम रेपो रेट को कम नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें देखिए 4 मेंबर्स जो थे इस डिसीजन के फेवर में थे और 2 मेंबर्स बुरा मान गए, नहीं ये सही डिसीजन नहीं, ठीक है? ये हमने लगभग 9वीं बार ऐसा किया था कि हमने 6.5% ही रेपो रेट को रखा है। आरबीआई एक्ट में एमपीसी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, और एमपीसी फ्रेमवर्क बनाया गया था। किस सेक्शन में किया गया था? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 45ZB, करेक्ट? देयर इज अ क्वेश्चन। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट जब डिसीजन लिया जाएगा कि एमपीसी को बनाना है तो उस पर क्वेश्चन भी आएगा। 16 में काम हुआ, 17 में क्वेश्चन आ गए, ठीक है? तो आपको अगर यूपीएससी को पकड़ना है ना तो आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा क्लियर रखना होगा, क्योंकि यूपीएससी बेसिक्स पर क्वेश्चन पूछता है, उसमें करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत मसाला डालता है, ठीक है? बट बेसिक्स क्या है? वो मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है? इट डिसाइड्स अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आप खुद ही बता सकते हो। इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ 12 मेंबर बॉडी, क्या ये सही है? नहीं, 6 मेंबर्स होते हैं। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, क्या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कहीं भी हमने मेंशन किया? नहीं, तो इसलिए दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ए विल बी द आंसर, ठीक है? तो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब क्या डिसीजन लिया जा सकता है? डिसीजन यही होगा कि भाई हम रेपो रेट को चेंज नहीं करेंगे, हम 6.5% ही रखेंगे, क्योंकि हमने अगर रेपो रेट को घटाया तो हमारे पास जो अमेरिका से आने वाला इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं आएगा, करेक्ट? और साथ ही साथ महंगाई हमारे यहां वैसे ही बढ़ रही है। द डिसीजन टू लाइकली मेंटेन द रेपो रेट एट 6.5% फॉर द 10th कंसेक्यूटिव टाइम रिफ्लेक्ट्स ऑनगोइंग कंसर्न्स अबाउट इन्फ्लेशन। किसी तरीके से महंगाई कंट्रोल में रह रही है। हाई इन्फ्लेशन कैन इरोड परचेजिंग पावर एंड इंपैक्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, राइट? तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ फाइनली कि भाई आरबीआई ने एमपीसी का रिकॉन्स्टिट्यूशन इसलिए किया है क्योंकि हमें अपने पॉलिसी स्टांसेस को थोड़ा बहुत हो सकता है ट्वीक करना हो, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या होती है एमपीसी की? एमपीसी की इंपॉर्टेंस यही है कि ये प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और गरीब लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए जो महंगाई बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है उसको टारगेट करता है विद इन अ ब्रैकेट to sustain the economic growth for a longer run, right? So thank you so much for joining the session. I hope this will be helpful for your preparation. Thank you.